नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे कैपेरिडेसी कुल या केपर परिवार के विस्तृत वानस्पतिक नोट्स और फील्ड गाइड पर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज का ये जो हमारा गहन अध्ययन है ना, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, क्योंकि देखिए ये केवल एक वनस्पति विज्ञान का कोई साधारण पाठ नहीं है। एकदम सही बात है। ये तो एक पौधे के परिवार के रहस्यों को खोलने की एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल। मतलब आज हम इस कुल के वर्गीकरण से लेकर इसके आर्थिक महत्व तक हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, और मैं तो इस चर्चा को लेकर काफी उत्साहित हूँ, क्योंकि मतलब सोचिए, जब हम इस परिवार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल इसके वर्गीकरण या सिस्टमेटिक पोजीशन का आता है। हाँ, वर्गीकरण तो हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। वही तो, मतलब मैंने देखा है कि जब भी हम इसके वनस्पति विज्ञान के इतिहास को खंगालते हैं तो अलग-अलग प्रणालियां मिलती हैं। जैसे बेंथम और हुकर ने इसे अलग जगह दी, फिर एंगलर और प्रैंटल आए, और अंत में एपीजी सिस्टम आया जिसने इसे ब्रासिकेल्स गण में रख दिया और इसे कैपरेसी और क्लियोमेसी में बांट दिया। बिल्कुल, एपीजी सिस्टम ने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि वर्गीकरण की इतनी सारी प्रणालियां क्यों हैं? मतलब क्या ये ऐसा है जैसे समय के साथ हमें पता चलता है कि हमारा कोई दूर का रिश्तेदार असल में हमारे बहुत करीब का है? अरे, ये एनालॉजी तो आपने बहुत ही बढ़िया दी है। देखिए, असल में ऐसा ही है। जब शुरुआती वनस्पति शास्त्री काम कर रहे थे तो उनके पास सिर्फ पौधों के बाहरी लक्षण थे। अच्छा, मतलब वो सिर्फ देखकर ही अंदाजा लगाते थे? हाँ बिल्कुल, वे सिर्फ आकार और बनावट को आधार बनाते थे। लेकिन जब एपीजी सिस्टम आया तो उसने डीएनए का इस्तेमाल किया। ओहो, मतलब सीधा जेनेटिक्स पर आ गए। कि ये परिवार ब्रासिकेसी यानी सरसों के परिवार से बहुत घनिष्ठ समानता रखता है। क्या बात है, ये तो सच में एक दूर के रिश्तेदार के पास आने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। और अगर हम इसके वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से भारत और अफ्रीका में। हाँ, और इनके स्वभाव में जो विविधता है ना, वो तो मुझे और भी हैरान करती है। कैसे? देखिए, एक तरफ हमारे पास क्लियोम है जो एक छोटा सा शाक या हर्ब है, दूसरी तरफ कैपेरिस है जो एक कंटीली झाड़ी है, और क्रीटेवा तो बाकायदा एक बड़ा पेड़ है। हाँ, ये विविधता सच में कमाल की है। तो मतलब एक ही परिवार में इतना भारी अंतर कैसे हो सकता है? देखिए, ये सब इनके कठिन वातावरण में जीवित रहने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे हम सर्वाइवल कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये प्रकृति के सबसे कठिन सर्वाइवर्स हैं। बिल्कुल। और ये बात इनके वानस्पतिक लक्षणों को देखकर साफ पता चलती है। अगर हम इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ये मरुभिद यानी ज़ेरोफाइटिक पौधे होते हैं। हाँ, मरुभेद का मतलब जो सूखे और गर्म इलाकों में उगते हैं, राइट? एकदम सही। और इसी वजह से इनमें गहराई तक जाने वाली मूसला जड़ या टैपरूट होती है। पानी की तलाश में नीचे तक जाने के लिए। हाँ, और इसके अलावा इनके तने कांटेदार होते हैं और पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास या रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। अरे वाह, कांटेदार तने और गहराई तक जाने वाली जड़ें देखकर लगता है कि ये पौधे सच में सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, ये खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से बख्तरबंद होते हैं। तो ये तो हुई इनकी जड़ों और तनों की बात, लेकिन इनके फूल कैसे होते हैं? मतलब इनका पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? देखिए, इनका पुष्पक्रम आमतौर पर असीमाक्षी यानी रेसिमोज होता है, विशेष रूप से रेसीम या कोरिम्ब प्रकार का। अच्छा, और अगर हम एक अकेले फूल की बात करें तो उसके मूलभूत लक्षण क्या हैं? अगर हम एक फूल को देखें तो वो सहपत्री यानी ब्रैक्टिएट होता है, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है, और त्रिज्या सममित यानी एक्टिनोमॉर्फिक होता है। मतलब किसी भी कोन से काटें तो बराबर हिस्सों में बटेगा। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही खास शब्द आता है, चतुष्टयी या टेट्रामेरस। टेट्रामेरस, इसका क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। इसका मतलब है कि फूल के जो हिस्से हैं वो 4 के गुणक में होते हैं। यह इस परिवार का एक बहुत ही खास और सम्मित लक्षण है। अच्छा, मतलब सब कुछ 4 के सेट में होगा। एकदम सही। और यही बात हमें फूल के बाहरी आवरण यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज की तरफ ले जाती है। तो केलिक्स और कोरोला की बनावट कैसी होती है इनमें? देखिए, कैलिक्स में 4 बाह्य दल होते हैं जो 2+2 के चक्र में व्यवस्थित होते हैं। 2 बाहर और 2 अंदर की तरफ। हाँ बिल्कुल।
और दलपुंज या कोरोला में भी 4 दल या पेटल्स होते हैं। जो कि स्वतंत्र होते हैं, राइट? बिल्कुल सही, पॉलीपेटलस अवस्था। एकदम सही। और ये अक्सर नखर युक्त या क्लॉड होते हैं, लेकिन सबसे खास बात है इनकी व्यवस्था, जो क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट में होती है। मिनट, ये क्रूसीफॉर्म व्यवस्था असल में दिखने में कैसी होती है? मतलब क्या ये सच में किसी क्रॉस के निशान जैसी दिखती है? हाँ, बिल्कुल, आप एकदम सही कल्पना कर रहे हैं। ओहो। ये ऊपर से देखने पर बिल्कुल एक एक्स या क्रॉस के आकार की दिखती है। और आपको पता है, यही वो डिजाइन है जो इसे इसके करीबी रिश्तेदारों जैसे सरसों से जोड़ता है। अरे हाँ, ब्रासिकेसी में भी तो क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है। बिल्कुल। और इस समानता की वजह से अक्सर लोग इन दोनों परिवारों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर इन्हें अलग कैसे पहचाना जाए? मतलब कोई तो सुराग होगा। सुराग बिल्कुल है, और वो हमें मिलता है इसके पुमंग यानी एंड्रोशियम और परागण में। अच्छा, तो पुंकेसरों में ऐसा क्या खास है? देखिए, इनके जो पुंकेसर या स्टेमन्स होते हैं वो या तो असंख्य होते हैं या फिर 4 से 6 होते हैं, और ये बहुत लंबे और स्पष्ट होते हैं। और क्योंकि फूल इतने चमकीले होते हैं तो जाहिर है कि इनमें कीट परागण या इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता होगा। एकदम सही कहा आपने। लेकिन यहाँ मुझे विद्यार्थियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक चेतावनी देनी है। ओहो, डायग्नोस्टिक अलर्ट? ये तो परीक्षा का जाल लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। अक्सर परीक्षक यही विद्यार्थियों को उलझाते हैं। तो क्या है वो चेतावनी? चेतावनी ये है कि कैपिरिडेसी में ब्रासिकेसी की तरह चतुर्दीर्घी यानी टेट्राडाइनमस अवस्था नहीं पाई जाती है। अच्छा, मतलब वो 4 लंबे और 2 छोटे पुंकेसर वाला सिस्टम इसमें नहीं होता। एकदम सही। चतुर्दीर्घी अवस्था का अभाव ही वो मुख्य सुराग है जो इसे ब्रासिकेसी से अलग पहचान देता है। क्या बात है! ये तो सच में परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। विद्यार्थियों को इसे जरूर नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और पुंकेसरों के बाद अब हम फूल के सबसे वीआईपी हिस्से पर आते हैं, गाइनोशियम या जायांग। वीआईपी हिस्सा? वो क्यों? क्योंकि इसके पास एक वीआईपी सिंहासन है। लेकिन उससे पहले इसके मूल गुण जान लेते हैं। हाँ, बताइए। ये द्विअंडपी यानी बाइकार्पेलरी होता है, युक्तांडपी या सिनकार्पस होता है, और इसका अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर और एक कोष्ठकीय होता है। सुपीरियर ओवरी। और इसका बीजांडन्यास कैसा होता है? इसमें भित्तीय बीजांडन्यास या पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अच्छा, लेकिन आपने किसी वीआईपी सिंहासन का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, वही तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है, गाइनोफोर की उपस्थिति। गाइनोफोर, ये क्या होता है? ये एक तरह का डंठल या स्टॉल्क है जो अंडाशय को अन्य पुष्प भागों के ऊपर उठा देता है। अरे वाह! तो ये गाइनोफोर तो बिल्कुल एक वीआईपी पोडियम या सिंहासन की तरह हो गया, जिस पर बैठकर अंडाशय बाकी सभी फूलों के हिस्सों से ऊपर उठता है। बिल्कुल, ये एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन प्रकृति ने ये पोडियम क्यों बनाया? मतलब इसका कुछ तो फायदा होगा। बहुत बड़ा फायदा है। विकासवादी और कार्यात्मक नजरिए से देखें तो ये अंडाशय को परागण के लिए हवा और कीटों के सीधे संपर्क में लाता है। हाँ, ताकि पॉलिनेशन आसान हो सके। हाँ, और जब ये फल बनता है तो ये ऊंचाई बीजों के प्रकीर्णन या फैलाव में भी मदद करती है। क्या बात है! प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। बिल्कुल। और जब अंडाशय फर में बदलता है तो हमें इस परिवार में फलों की भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि किस तरह के फल? जैसे क्लियोम में ये एक कैप्सूल बन जाता है और कैपेरिस में ये एक बेरी के रूप में विकसित होता है। अच्छा, और इन सारे लक्षणों को अगर हम एक पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला में लिखें तो वो कैसा दिखेगा? इसका पुष्प सूत्र डिकोड करना काफी आसान है। ये शुरू होता है त्रिज्या सममित और द्विलिंगी के चिन्हों से। ठीक है। फिर आता है K2+2 यानी 4 बाह्य दल, फिर C4 यानी 4 क्रूसिफॉर्म दल। उसके बाद A∞ या 4 to 6 यानी असंख्य या 4 से 6 पुंकेसर। हाँ, बिना चतुर्दीर्घी अवस्था के। बिल्कुल। और अंत में G2 ब्रैकेट में और उसके नीचे एक लाइन जो सुपीरियर ओवरी और गाइनोफोर को दर्शाती है। ये फ्लोरल फॉर्मूला तो सच में इस पौधे का पूरा नक्शा है। लेकिन जब मैं इस परिवार के विकासवादी लक्षणों या एवोल्यूशनरी ट्रेट्स को देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि एक तरफ इसमें असंख्य पुंकेसर हैं, जो कि एक आदिम या प्रिमिटिव लक्षण है, हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसमें गाइनोफोर जैसी उन्नत और एडवांस्ड संरचना है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी एकदम नई एडवांस कार में इंजन किसी पुरानी विंटेज गाड़ी का लगाओ, कुछ पुराना कुछ नया। हाँ, ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है। असल में ये एक संक्रमणकालीन परिवार है जो हमें पौधों के विकास के अलग-अलग चरणों को एक साथ दिखाता है। ये सच में अद्भुत है। और मुझे लगता है कि ये परिवार सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, इसका काफी आर्थिक महत्व भी है ना। बिल्कुल। इंसान तो हमेशा से ही प्रकृति का फायदा उठाता आया है। हाँ, तो इसके कुछ प्रमुख वंश और उनके उपयोग क्या हैं? देखिए, अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले आता है क्लियोम हेस्लेरियाना। ये कोई सजावटी पौधा है क्या? हाँ, इसे सजावटी स्पाइडर फूल के रूप में उगाया जाता है। इसके पुंकेसर मकड़ी के पैरों जैसे दिखते हैं। अरे वाह! फिर एक और महत्वपूर्ण पौधा है क्रेटेवा रिलीजियोसा। आयुर्वेद में इसके औषधीय उपयोग हैं, विशेषकर मूत्र विकारों के लिए। ये तो बहुत ही काम की चीज है। और तीसरा है कैपरस स्पिनोसा। क्या आपने कभी इटालियन डिशेस में केपर्स खाए? हाँ, वो जो पिज्जा या पास्ता में छोटे गोल तीखे से होते हैं। बिल्कुल, वो असल में इसी पौधे की अचार वाली कलियां होती हैं, जिनका उपयोग भोजन और मसाले के रूप में किया जाता है। क्या बात कर रही हैं? मतलब जो केपर्स में पिज्जा में मजे से खाता हूँ, वो कैपरिडेसी परिवार का हिस्सा है? हाँ, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट है। हाँ, अक्सर लोगों को ये जानकर हैरानी होती है। तो मतलब इस परिवार में मुख्य रूप से किप्रिस, क्लोम, क्रेटेवा और पोलानीसिया जैसे वंश आते हैं, राइट? बिल्कुल, एकदम सही। तो अब अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें, तो मुझे लगता है कि क्रूसीफेरी यानी ब्रासिकेसी और कैपरिडेसी के बीच की समानताओं और अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और यही वो जगह है जहाँ विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम समानताओं की बात करें तो दोनों में चतुष्टयी पुष्प होते हैं और दोनों में भित्तीय बीजांडन्यास होता है। एकदम सही, लेकिन अंतर बहुत स्पष्ट है। जैसे कि पुंकेसर। हाँ, कैपरिडेसी में चतुर्दीर्घी पुंकेसर नहीं होते, जबकि ब्रासिकेसी में होते हैं। कैपरिडेसी में गेनोफोर होता है जो उसे खास बनाता है, और इनके फल के प्रकार भी अलग होते हैं। बिल्कुल। तो विद्यार्थियों के लिए एक त्वरित रिकैप कर देते हैं। हमारे नैदानिक विशेषताएं चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? चतुष्टयी पुष्प, बस ये 3 बातें याद रखें और परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। शानदार। तो कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह ब्रासिकेसी के निकटता से संबंधित एक महत्वपूर्ण द्विबीजपत्री कुल है, जो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और मैं अंत में श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर बताइए। अगली बार जब आप प्रकृति में किसी भी फूल को देखें तो केवल उसके रंग को ना निहारें, बल्कि उसके गाइनोफोर या पुंकेसरों की व्यवस्था को देखने की कोशिश करें। प्रकृति खुद एक खुली किताब है, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। बहुत ही गहरी बात कही आपने। सच में ये एक अलग ही नजरिया है चीजों को देखने का। खैर, इसी के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।